नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज कर रहे थे अपन, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे, आज उनको फिर से अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? तो दोस्तों चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? पेशीय, उपकला, तंत्रिका या फिर ये सभी। दोस्तों अगर चेतना उत्तक क्यों कहा जाता है या किस तंतु को, किस उत्तक को चेतना उत्तक कहा जाता है, तो यहां पर आंसर आएगा तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक कहा जाता है। दोस्तों जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क से लेकर सभी अंगों तक जो भी सूचनाएं प्रसारित की जाती है, भेजी जाती है, तो किस उत्तक के द्वारा भेजी जाती है? वो तंत्रिका उत्तक के द्वारा मस्तिष्क से सूचनाएं भेजी जाती है। अगर हाथ हिलाना है या हाथ से चांटा मारना है तो वो मस्तिष्क के द्वारा जो सूचना भेजी जाएगी वो तंत्रिका के द्वारा भेजी जाएगी। तो इसलिए तंत्रिका उत्तक को क्या कहा जाता है? चेतना उत्तक भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन से संयुक्त होता है और ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। लेकिन रक्त में भी कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका, ए और बी दोनों। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वो केवल आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लामा और शायद ऊंट जो है अपवाद हैं इसके। और सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है, सबसे बड़ी आरबीसी वो हाथी की होती है और सबसे छोटी आरबीसी जो होती है वो एक प्रकार के हिरण है उसकी होती है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पैराथायराइड ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को या एड्रिनल ग्रंथि को? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि को। दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। लेकिन इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन बाकी जो ग्रंथियां हैं शरीर की, लगभग बहुत सारी ग्रंथियों को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। हार्मोन उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन शरीर की अन्य ग्रंथियों को हार्मोन उत्स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इस कारण पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 204, 206, 106 या 209? दोस्तों ये आपको पता होगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, छोटे बच्चों में, किड्स में, तो वो 300 होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का विकास होता जाता है तो जो ग्रंथियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर, दो हड्डियां आपस में फ्यूज होकर एक हड्डी बन जाती है। इस वजह से क्या होता है? धीरे धीरे हड्डियों की संख्या कम होकर कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। शर्करा जो होती है, स्टार्च जो होता है, उसको माल्टोज में कौन बदलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास टाइलिन एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज। चारों प्रकार के एंजाइम दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शर्करा को माल्टोज में बदलने के लिए टाइलिन एंजाइम जो होता है वो शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ठीक है दोस्तों, शर्करा का जो पाचन होता है वो मुख गुहा यानी कि मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर टाइलिन एंजाइम जो लार में रहता है ये क्या करता है? शर्करा को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों अगर रेनिन एंजाइम की बात करते हैं तो दोस्तों रेनिन एंजाइम क्या करता है? जो दूध होता है वो दूध का पाचन करता है। केसिन प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों? पेप्सिन जो है एक प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। लाइपेज जो है मुख्य रूप से वसा का पाचन करता है, जो फैट होता है, लिपिड होते हैं, उसका पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? जो भोजन का अवशोषण जो होता है वो अवशोषण किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत में अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है, ये उत्सर्जन की प्रोसेस शुरू हो जाती है यहाँ से। यकृत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। ग्रास नली में दोस्तों पाचन नहीं होता है। ग्रास नली जो होती है मुख गुहा से के बाद में जो स्टार्ट होती है, वो वहाँ से केवल भोजन सरकता हुआ, जो क्रमाकुंचन होते हुए भोजन सरकता हुआ आमाशय के अंदर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। तो जो अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन, जो भोजन पूर्ण रूप से पचने के बाद उसका अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ पर एल्वियोलाई पाई जाती हैं छोटी आंत के अंदर, तो वो क्या करती हैं? भोजन का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो ग्रंथि पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या फिर यकृत। तो जो यकृत होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वृक्क कोई ग्रंथि नहीं होती है, मानव शरीर का एक उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वो एड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यहां पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। यकृत को दोस्तों मानव शरीर की जो केमिकल लेबोरेटरी भी बोला जाता है, केमिकल लेब भी बोला जाता है यकृत को, लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से दमा, टीबी, डायबिटीज या ये तीनों? दोस्तों इंसुलिन की कमी से केवल डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज जो आपने सुना होगा, शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है, शुगर की बीमारी, तो इसे ही क्या कहा जाता है? डायबिटीज, या फिर हिंदी में आप इसे बोलते हैं मधुमेह है। तो जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है या डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? त्वरित ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों जब आपकी हालत खराब हो जाती है, आपको जब एनर्जी नहीं रहती है तो आपको एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है, तो उससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से शरीर को जो त्वरित मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों प्रोटीन, इसका आंसर तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक तरह से ग्लूकोज होता है। C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से क्या होता है? जब भी आदमी की कमजोरी आती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है एक तरह से। तो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान होती है कार्बोहाइड्रेट से। अगर दोस्तों शरीर अगर कई दिनों तक भोजन नहीं करता है, अगर शरीर जो है वो कई दिनों तक भोजन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर जो है उसका जो फैट जो है, उसका फैट जो शरीर के अंदर फैट जो इकट्ठा है वो क्या होता है? धीरे धीरे वो कंज्यूम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरित ऊर्जा किससे प्रदान होती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन ये जो वसा और प्रोटीन जो है ये वो स्टोर रहते हैं शरीर के अंदर, ये इमरजेंसी के टाइम पे इनका यूज करते हैं। और विटामिन क्या है? वो परमानेंट होते हैं, ये कंज्यूम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? गैसों का जो विनिमय होता है मतलब एक्सचेंज जो होता है वो किस अंग में होता है? नासिका गुहा में। क्या आप दोस्तों सांस लेते हो और आपको वापस वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है? तो नहीं होती है। फेफड़ों में, हृदय में, धमनी में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। विनिमय जो एक्सचेंज जो होता है वो फेफड़ों में होता है। और दोस्तों फेफड़ों के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी एल्वियोलाई पाई जाती है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? गैसों का वो होता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई मतलब किडनी, गुर्दा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस। दोस्तों न्यूरॉन वृक्क से संबंधित नहीं है, तीनों जो है संरचनाएं वृक्क से संबंधित हैं, लेकिन जो कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन में होती है। यहाँ पर क्या होता है? जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या फिर यूरिया। तो दोस्तों जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरिया का उत्सर्जन दोस्तों मुख्य रूप से स्थलीय जंतु जो होते हैं वो करते हैं, और साथ में कुछ जो जलीय जंतु होते हैं, कुछ मात्रा में जलीय जंतु भी इसका उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए आपको साथ में पानी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों की अगर बात करें तो यहाँ पर यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं
यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? पक्षियों के द्वारा किया जाता है, पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों में। दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा पक्षी और जब ये पीट करते हैं तो ये एक सॉलिड सी पीट करते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत न के बराबर या बहुत कम होती है। तो इसका कारण ये है कि ये यूरिक अम्ल का जो है ये बिना पानी के भी आप इसको उत्सर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना खतरनाक नहीं होता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, पक्षी और जो सरीसृप होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप ऑप्शन सीधा लगा सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड भी जिसे कहा जाता है, वो कहाँ होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? जो वर्टिब्रल कॉलम होती है VC, उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये MPPSC 2020 का क्वेश्चन है। 33 इसमें कुल संख्या में हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आंख के किस भाग के समाप्त होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों आंखों में कौन सा जो भाग होता है जिसको जो अगर डैमेज हो जाता है तो आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है आपके पास रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या प्यूपिल। दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो आंख के अंदर ट्रांसप्लांट होने वाला जो भाग है वो क्या होता है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, और इसके लिए शिविर लगते हैं जगह जगह पर। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो होता है, तो कॉर्निया में क्या होता है, मुख्य रूप से देखने की क्षमता किसकी होती है? अगर कॉर्निया नहीं होगा, डैमेज हो जाएगा, तो देखने रोशनी बंद हो जाएगी आंखों की। तो कॉर्निया क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास रेडियस, अल्ना, फीमर और टिबिया। तो दोस्तों अगर बात करें रेडियस कहाँ होती है, दोस्तों अगर ये जो हाथ है इंसान का, ठीक है, तो ये कलाई में जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? रेडियस। यहाँ पर जो होती है हाथ के यहाँ पर भुजाओं में, तो ये होती है हुमरस। यहाँ होती है रेडियस और अल्ना, ये दोनों हड्डियाँ यहाँ पर शामिल रूप से पाई जाती हैं। तो दोनों हड्डियाँ कौन सी हैं? रेडियस, अल्ना कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी लंबी हड्डी नहीं होती है। फीमर जो जांघ में पाई जाती है, मनुष्य की जांघ में जो हड्डी पाई जाती है फीमर, ये क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और टीबिया जहाँ है, टीबिया और फिबुला दोनों हड्डियाँ क्या होती हैं? जैसे कलाई के यहाँ पाई जाती हैं, तो फीमर जो फीमर है उसके जस्ट नीचे दो हड्डियां पाई जाती हैं, वो कौन सी हो जाएगी? टीबिया, फिबुला। तो यहाँ पर पूछा गया है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मतलब आरबीसी जो होती है इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी के बारे में कुछ फैक्ट अपन पढ़ चुके थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में या पित्त अस्थि मज्जा में? तो दोस्तों लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। अब दोस्तों ये लाल अस्थि मज्जाएं कहाँ पाई जाती है? जो शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं, लंबी हड्डियां होती हैं, उनके कोनों पर क्या होती हैं? उसके अंदर की तरफ कोनों पर क्या पाई जाती हैं? रेड बोन मेरो पाई जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो दोस्तों रक्त कहाँ शुद्ध होगा? हृदय में, फेफड़ों में, वृक्क में या फिर धमनी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क जो किडनी होती है यहाँ पर क्या होता है? ये रक्त को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो 72 बार, 82 बार, 78 बार या 76 बार? तो 72 बार क्या होता है दोस्तों? मनुष्य के हृदय का स्पंदन होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी को या फिर ओ रक्त समूह को? तो दोस्तों जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसे ओ पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है, यानी कि जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो कौन सा है? ए बी रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। लेकिन यहां पूछा गया है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा? ओ रक्त समूह। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, धन्यवाद।